भोर के हल्के अंधेरे में मुअज्जिन ने जोर से पुकारा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऊंची उत्साहित आवाज़ में की गई पुकार ने नए दिन की चुप्पी को तोड़ दिया और धीरे धीरे मेलर कोटला में हलचल होने लगी। मानो उसी के इशारे पर खितिज से हाफते हुए सूरज ने तेजी से उजलते होते आकाश को लालिमा से भर दिया। लोगों के जीवन में एक और दिन दबे पांव सरक आया, सिवाय एक के। ऊंची और पूरे गौरव से खड़ी सफ़ेद संगमरमर की हवेली ने, जिसके चारों तरफ मखमली हरे लॉन थे, कुछ घंटे पहले अपनी प्रमुख सदस्या को खो दिया था। गांव वालों, खासकर औरतों के लिए ये सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं बल्कि शांति का प्रतीक थी। एक मंदिर था जहां वे कभी भी आ सकते थे और अपनी बात कह सकते थे। नए दिन के आने के साथ सहमत खान का ये भव्य बंगला चुपचाप दुख में डूब गया। तेज खान वो बुजुर्ग माँ थी जो अब इस बड़े घर की एकमात्र स्थायी सदस्य बची थी। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। मृत्यु में वो शांत और आनंदित दिख रही थी। उसने चुपचाप सोने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आंसू पीती हुए वो फ़ोन तक गई और हड़बड़ाते हुए समर खान को फ़ोन करने का मुश्किल काम करने लगी। जैसे ही उसने एक छोटा सा जवाब सुना, हेलो, वो बोली, अम्मी नींद में गुजर गई, घर आ जाओ। समर के फ़ोन रखने से पहले उसकी एक दर्द भरी सांस की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ये सबूत था इस बात का कि उसे कितना बड़ा धक्का लगा था। तेज ने भी फ़ोन वापस रख दिया। फ़ोन की दूसरी तरफ समर खान दुख में ऐसा घिर गया कि उसकी सांस भी फंसने लगी। 2 दिन पहले वो अमृतसर स्थित अपने फील्ड स्टेशन से ड्यूटी पर दिल्ली आया था और उसने हफ्ते के आखिरी दिनों की छुट्टी मांग ली थी। हाल ही में उसे कैप्टन के पद पर तरक्की मिली थी और उसने बड़े उत्साह से नई वर्दी और बैजेस का ऑर्डर दिया था ताकि उन्हें पहनकर अपनी माँ को दिखा सके। सहमत हमेशा उसे वर्दी में सजा देखकर गर्व और खुशी महसूस करती थी। हांफते हुए उसने सिर झटकाकर अपना दिमाग खाली करने की कोशिश की। उससे अकेले जीवित पुत्र का दायित्व निभाना था, जो कहना आसान था, करना मुश्किल। उसका मन दुखी था, नज़र धुंधली, आंसू उमड़ रहे थे, जैसे बहकर खुद को उस दुख से दूर करना चाहते थे जो उसके शरीर को तोड़ रहा था। ऐसा लगा मानो कैप्टन समर खान का पूरा जीवन ही बीत गया। जब उसने अपने को संभालकर कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर पार्थ सारथी को फ़ोन कर आपातकालीन छुट्टी की अनुमति मांगी, जब समर खान ने अपने जीवन के सबसे मार्मिक युद्ध के लिए ज़रूरी चीज़ों के साथ अपना सामान बांधा, उसके कमांडिंग ऑफिसर ने सहमत खान के परिवार के उस सदस्य को फ़ोन किया जिससे उसने दूर रहने का फैसला किया था, वो जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस बीच समर खान अपनी नई वर्दी में तैयार हुआ, अपनी सफ़ेद मारुति कार में बैठा और जल्दी से दिल्ली की वीरान सड़कों से होता हुआ नेशनल हाईवे पर चला आया, जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला था, जो अब तक उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। पहली बार युवा कप्तान का संवेदनशील मन भारत के जीवन के सजीव चित्रपट को मन में दर्ज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गांव के बाद गांव और छोटे बड़े शहर आंखों से ओझल होते जा रहे थे। उनकी जगह उसका दिमाग उसकी माँ से जुड़े चित्र, ध्वनियों और खुशबुओं के कैलेडोस्कोप से गुजर रहा था। वो एक रहस्यमय सौंदर्य वाली महिला थी जो उसके जीवन में तब आई जब वो सिर्फ 7 साल का था। बादाम जैसी निर्मल आँखों वाली अम्मी, छोटे नरम हाथों वाली अम्मी, किनारों पर सफ़ेद लेस लगे सफ़ेद शिफन का दुपट्टे वाली अम्मी, उसके जादुई सौंदर्य की बात कहकर उसे चिढ़ाने पर मुंह बनाने वाली अम्मी, 2 साल पहले उसे उपहार में दी गई कार की चाबियां पकड़कर शरारत से हंसने वाली अम्मी, अम्मी और चंदन की अगरबत्तियों की
तीव्र मादक सुगंध वाले उनके भगवान, अम्मी जो उसकी चीख कर उजाड़ मेलरकोटला को छोड़ने के लिए कहने पर जबरन उसकी उपेक्षा करती थी, अम्मी और उनकी शांतिदायक नरम आवाज़, अम्मी जो सबसे सुंदर भारतीय जासूस थी जिसने अकेले ही पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। 4.5 घंटे बाद लुधियाना से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए समर खान अपनी कार कुशलतापूर्वक धूल भरी सरकी सड़कों पर चलाता हुआ उस रास्ते पर ले आया जो उसे उसकी माँ के पास ले जा रहा था। मेलरकोटला पहुँचते हुए उसे बार बार लगता रहा कि पिछले 2 दशकों में ये शहर कितना कम बदला था। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि ये शहर 3 शताब्दियों में नहीं बदला। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे गांव की औरतों को शिक्षित होना होगा, वो अक्सर कहा करती थी। समर ज़्यादा सहमत नहीं हो पाता था। दिल्ली से कुछ घंटे चलकर उसने औरतों का रंग ढंग बदलता देखा था। दफ्तर जाने वालियों से लेकर गरीब औरतों तक सब व्यवस्था की गुलाम थी। पर उसकी माँ सब जगह छोड़कर मेलरकोटला में क्यों बसी? अंदर कहीं गहरे में वो इसका उत्तर जानता था। भले ही वो कभी उसे कायल नहीं कर पाया था, उसे याद आ रहा था कि उसकी माँ उसे मेलरकोटला का इतिहास बताया करती थी और ये भी कि पंजाब के सिखों ने उसे इतना सुरक्षित क्यों रखा था। मेलरकोटला का शाही राज्य 1454 अंग्रेजी में तब अस्तित्व में आया जब लाहौर और हरसिंध के गवर्नर शेख सदरुद्दीन संदरे जहां ने दिल्ली के सुल्तान बखलौल खान लोदी की बेटी से शादी की थी और उन्हें कुछ गांवों का समूह दहेज में दिया गया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस मुख्यतः मुस्लिम क्षेत्र में सिखों और हिंदुओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई जो गुरु नानक की शिक्षाओं से प्रभावित थे। हरसिंध के गवर्नर नवाब वजीर खान ने आनंदपुर के युद्ध के बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों को पकड़ लिया और इस शर्त पर उन्हें छोड़ने के लिए राजी हुआ कि वे इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। गुरु गोविंद सिंह के 9 और 7 साल के दोनों बेटे जोरावर और फतेह सिंह ने, जिनका दृढ़ निश्चय उनकी उम्र को झुठलाता था, इसके बदले मौत कबूल करने की इच्छा व्यक्त की। 2 छोटे बच्चों का ये साहस देखकर वजीर खान बौखलाने के साथ साथ ताज्जुब में भी पड़ गया। वो ये हुक्म देने में नहीं झिझका कि उन अहंकारी लड़कों को दीवार में चिनकर धीरे धीरे मारा जाए। इस क्रूरता से भौचक्के होकर मेलरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने, जो वजीर खान का दूर का रिश्तेदार भी था, इसका जोरदार विरोध किया और दरबार से बाहर चला गया। पर उसका विरोध व्यर्थ गया। फिर भी मानवता और साहस का प्रदर्शन करने पर शेर मोहम्मद ने 10वें सिख गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से मेलरकोटला सिखों के सुरक्षा छत्र के नीचे बना रहा और उन्नति करता रहा। 10वें सिख गुरु के आशीर्वाद की ऐसी ताकत थी कि 1947 में आज़ादी के बाद के सबसे खूनी हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भी मेलरकोटला शांतिपूर्ण था, जबकि बाकी देश तकरीबन 2 टुकड़ों में बंट गया था। लुधियाना, पटियाला और नाभा के समृद्ध शहरों की बगल में बसे उस सोती शहर के बीच से कुशलता से कार चलाता हुआ समर आसपास फैले कपास, सौंफ, सरसों, धान और गेहूं के खेतों पर नज़र डाले बिना मेलरकोटला में घुसा। लगभग हर गुजरते मील के पत्थर उसे गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद के आकार के लंबे ऊंचे ढांचे मिले, जिससे ये संकेत मिलता था कि यहाँ की जनता कितनी ज़्यादा आध्यात्मिक थी। और लगभग हर बार एक विचार उसके मन को मत्थ देता था। पहले चुपके से मन में आता था, फिर गायब हो जाता था और फिर परेशान करने के लिए लौट आता था। क्यों नहीं बाकी देश भी इन लोगों से सीखता?
कि भारतीय होने का क्या अर्थ है, वो धीरे से बुदबुदाया, मानो अपने दबे हुए दुख को व्यक्त कर रहा हो। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसी हुई थी। कब तक हम अपने राजनीतिज्ञों के हाथ में पड़कर जाति और धर्म के भेद की वजह से कष्ट भोगते रहेंगे? उसके पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उसकी एकमात्र उम्मीद उसकी माँ थी, पर वो उसे अलविदा कहे बिना ही दुनिया से चली गई थी। इसके साथ ही उसके विचार अपनी माँ की ओर मुड़ गए। जब से वो पैदा हुआ था, उसने माँ को जाति के आधार पर अनगिनत समस्याएं झेलते हुए देखा था। हालांकि वह ऐसे हर मौके पर मुख दृष्टा ही रहता था। उसका मन हर घटना को दर्ज करके ऐसे आगे ले जाता था जैसे बैंक में जमा पैसा वक्त के साथ बढ़ता जाता है। यात्रा का आखिरी भाग सबसे मुश्किल था। गर्मियों की तीखी तपन और वातावरण में व्यक्त दुख उसके चेहरे पर छाया दिख रहा था। जैसे जैसे उसका वाहन दूरी तय करते गया, रास्तों के गड्ढों और धूल के वजह से रफ्तार कई बार रेंगने जैसी रह जाती। समर खान को अपनी छाती में फिर वही जकड़न महसूस होने लगी जो माँ की मृत्यु खबर सुनने पर महसूस हुई थी। गांव की औरतों की जिज्ञासु आंखें उनके चमकीले दुपट्टे के नीचे से उसे देख रही थी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इस सफ़ेद मारुति का गंतव्य शायद उन्हें पता था, क्योंकि उसकी माँ एक नामी हस्ती थी। समर खान अपनी धूल भरी कार को माँ के घर के फटाक तक ले गया और हॉर्न बजाया, जिससे माली आकर फटाक खोल दे। फटाक के छोर के बीच से उसने अपनी नानी को बेत के गार्डन चेयर पर इंतजार में निश्चल बैठे देखा। उसके चेहरे की फीकी मुस्कान दुख की गहराई को झुठलाने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि उसने अपनी एकमात्र बेटी को खो दिया था। समर धीरे से अपनी कार से उतरा। कहीं एक पपीहा लगातार गर्मी को जल्दी से आने के लिए पुकार रहा था। गर्म हवा का एक झोंका गुजर गया। समर अपनी चुस्त ऑलिव ग्रीन वर्दी और टोपी में पूरा फौजी लग रहा था। उसने ऊपर देखा। क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज को देखकर उदासी से मुस्कुराया, जो एक नागरिक के घर के छत पर फहरा रहा था और अचानक तेज हवा के झोंकों से फड़फड़ाया और उतनी ही तेजी से शिथिल पड़ गया। वहाँ रहने वाले सहमत के अतीत के बारे में बहुत कम जानते थे। बहुत से तो उसके धर्म के बारे में भी पक्की तरह नहीं जानते थे। फिर भी औरतें उस पर बहुत श्रद्धा रखती थी। जिस तरह वो उनकी अधिकारों के लिए लड़ी थी और उन्हें उनका आत्मसम्मान दिलाने में उनकी मदद की थी, उससे वे प्रभावित थी। आदमी भी उसे उसके दूर तक फैले असर की वजह से उसकी इज्जत करते थे। सरपंच उससे प्राय डरता था, क्योंकि वो उसे अत्यधिक मददगार और दुर्बल बाहरी रूप के पीछे छिपे उसके फौलादी निश्चय और रहस्यमय बुद्धि का गवाह था। वो बहुत बार उसके नवम्यशी तरीकों से ताज्जुब में पड़ जाता, जिसके द्वारा गांव के बहुत मुद्दों का हल कर देती थी। वो गांव की पंचायत की विचारकों का अभिन्न हिस्सा होती थी, क्योंकि उनके पास सब समस्याओं का हल तैयार रहते थे। समर जल्दी से नानी की तरफ गया और खड़े होने में उनकी मदद की। उसने उनकी आंखों में देखा, उन भावों को अच्छी तरह जानता था जो उनमें उमड़ रहे थे और बहने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। वो कुछ बोली नहीं। उनकी मुस्कान थोड़ी फैल गई, पर जल्दी ही दुख के भाव में बदल गई। आंसू भरी आंखों से आखिरी भावनाओं का झंझावत प्रकट हो ही गया। समर को इसका अंदाज़ा पहले से ही था। उसने उन्हें अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उनके सिर को अपनी छाती पर टिके रहने दिया। जब से तेज ने सहमत को आखिरी बार देखा था, तब से वो अब पहली बार फूट पड़ी थी। समर के पास नानी को तसल्ली देने, कुछ कहने या करने को नहीं था। सच्चाई तो जान ही ली थी, अब उसे स्वीकार करना बाकी था।
उसके अंदर का सैनिक बहादुरी से लड़ता रहा ताकि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना होने दे। उसने कोमलता से नानी को बेड की कुर्सी पर बिठा दिया, दूसरी खींचकर उनके पास बैठ गया, पर उनका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों थोड़ी देर बिल्कुल निश्चिल बैठे रहे। फिर उस वृद्धा ने दुखी आंखों से समर को देखा, कोमलता से अपनी कांपती उंगलियों को उसके बालों पर फिराया और कहा, वो ऊपर है, जाओ उसे देख आओ। समर ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। गले में फंसे गोलों को निगलकर वो बोला, शुक्रिया बड़ी माँ। जब वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब परिचय का एक प्रभामंडल उस पर हावी होने लगा। उस जगह की हर इंच उसकी माँ की मौजूदगी की गुंजायमान कर रही थी। बाहरी दीवारों पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद, बिस्मिल और खुदीराम बोस की आदमकद चित्र लगे हुए थे। अंदर एक निस्वार्थ साहसी महिला अपने बिस्तर पर शाश्वत शांति में लीन पड़ी थी, जैसा वो खुद चाहती थी। उसी तरह चुपचाप वो अज्ञात दुनिया में चली गई। दरवाजे का पीतल का हैंडल इतनी धीरे से खोलते हुए कि कहीं उसकी शांति भंग न हो जाए। समर सैनिक प्रशिक्षण से मिली विश्वत चाल को छोड़कर डरते डरते अंदर गया और दीवार पर टांगी माँ की उससे बोलती सी शर्मीली मुस्कान वाली तस्वीर देखकर चौंक गया। सहमत पलंग पर लेटी थी, जहाँ से सामने वाले लॉन दिखते थे। कमरा खुला और हवादार था, हालांकि राष्ट्रीय ध्वज से छाया आ रही थी। उसके चेहरे पर मृत्यु की शांति और लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। अचानक समर ये सोचकर स्तब्ध रह गया कि अब वो उसके लिए कभी आंखें नहीं खोलेगी और बाहें नहीं फैलाएगी। वो चादर से ढकी थी, सिर पर शिफन का दुपट्टा था जिसकी बुनावट उसकी दिलो दिमाग पर पक्के तौर पर खुदी हुई थी। उनकी प्रिय चंदन की अगरबत्तियों की धुओं की लकीर बड़ी खिड़की की तरफ जा रही थी। सहमत खान अपने निजी जगह को सिर्फ अपने भगवान और बेटे के साथ बांटा था, जो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थे। अल्लाह, गणेश, कृष्ण, ईसा मसीह और वाहे गुरु सबको उसकी निजी कमरे में पूजा की जगह मिली हुई थी। दूसरी दीवार पर समर की असंख्य तस्वीरें थी, जिसमें उसके बढ़ते जीवन की विभिन्न स्थितियां दिखती थी। समर देख रहा था कि धातु निर्मित सब भगवान के ऊपर अगरबत्तियों से निकलने वाले धुओं ने बादल की एक चादर सी बना दी थी। एक मोटी लकड़ी की एक सतह पर सबको सहारा मिला हुआ था, जिसमें सामने नीचे बड़े अक्षरों में ये संदेश लिखा था, एक ओंकार, भगवान एक है। उसे याद था कि पहली बार उसे सैनिक वर्दी में देखकर उसकी माँ को कितना गर्व हुआ था। उसके कंधे पर नए कमीशन प्राप्त ऑफिसर की वर्दी वाले सितारे लगे थे, जिन पर हाथ फेरते हुए उसने कहा था, बेटा इस वर्दी की इज्जत देना, तुम्हारी आत्मा तुम्हें इज्जत देगी। खतरों का सामना करने में कभी नहीं डरना, इनसे ही तुम बहादुर बनोगे। तुम्हारा अपने देश के प्रति कर्तव्य है, कभी भी थोड़े बहुत भौतिक लाभ से इसे नहीं तोलना। अपने देश के लिए जीने और उसके लिए मरने से बढ़कर कोई इनाम नहीं होता। अपनी टोपी बाई बगल में दबाते हुए कैप्टन समर खान ने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर एरिया टकराई। उसकी कसकर बंद की हुई आंखों से आंसू बहने लगे और वो भारत की उस अकृतिक नायिका के लिए प्रार्थना करने लगा। टोपी की ऊपरी सिरे को हथेली से सीधा करते हुए उसने फुर्तीले ढंग से सैल्यूट किया। फिर हल्के हाथ से माँ का माथा छूते हुए वो फुसफुसाया, मैं करूँगा अम्मी, मैं करूँगा। वो धीरे से कमरे से निकल गया, पर उसके शब्द कमरे में लटके रहे। रेलिंग को पकड़े हुए वो हर लकड़ी की सीढ़ी पर जितना धीरे पाँव रख सकता था रख रहा था और असंख्य महापुरुषों की तस्वीरें देखते जा रहा था। उतरते वक्त
एक अजीब सी भावना ने उसे जकड़ लिया, मानो सहमत इन सब तस्वीरों में मौजूद है और मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रही है। जब वो मुख्य द्वार से निकला तो उसने लॉन की तरफ देखा, जो अब गांव वालों से भरते जा रहे थे। वे अपने रक्षक और दिशा दिखाने वाले के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसे देखकर सब उसकी तरफ भागे। समर बहुतों को बचपन से जानता था। उसका वो वक्त उनके साथ बीता था। वो उनकी इज्जत करता था और उनकी सीधी साधी उलझन रहित प्रकृति के कारण उन्हें प्यार करता था। वो उनके चेहरे से उनके मनोभाव पढ़ सकता था। उसे लगा अब उसे सच बता देना चाहिए। खुद को आगे रखने की कोशिश कर रहे स्थानीय राजनीतिज्ञों से दुआ सलाम किए बिना वो कुछ कदम पीछे हटा और पोर्च की सीढ़ियों पर चढ़ गया। भीड़ की तरफ देखकर उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। प्रिय अंग्रेजों और दोस्तों, उसने बोलना शुरू किया। मेरी माँ सहमत खान कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो एक योद्धा थी जिनका लक्ष्य एक ही था, देश के हित की रक्षा करना। आज सुबह मृत्यु से पहले तक वो यही करती रही। समर के बोलना बंद करते ही लोग आह भरने लगे और इस तरह देखने लगे मानो जो हुआ उस पर विश्वास ना कर पा रहे हों। अब तक ध्यान से सुनती हुई तेज खान अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उम्मीद कर रही हो कि कोई जादू प्रकृति की इस क्रूर सच्चाई को बदल देगा। उसके बैठने के साथ ही जैसे इशारा पाकर भीड़ भी बैठ गई। इस खबर से सहमत को जानने समझने वाले हक्के बक्के रह गए। पट्टुओं पर बैठकर वे सब धीरे धीरे आगे खिसकने लगे, जिससे हर शब्द सुन सके। वे दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ स्त्रियां बच्चों के साथ थी तो दूसरी तरफ कुछ दूरी पर पुरुष थे। उनकी आंखें नम थी, कुछ तो सिसक भी रहे थे। सहमत उनकी मसीहा थी जो हमेशा उनके पीछे रहती थी और जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी, और साथ ही मेलर कोटला को भी। उसके यहाँ आकर रहने के बाद से शहर ज़्यादा साफ हो गया था। सरकारी मशीनरी सब तरह सफाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हमेशा बंद रहने वाली नालियों में पानी बहने लगा था। बिजली का सप्लाई बार बार कटनी बंद हो गई थी। यहाँ तक कि स्थानीय शराब की दुकानें समय का पालन करने लगी थी। वहाँ के अफसर उसकी हैसियत को नहीं जानते थे, पर उसके आसपास के रहस्यपूर्ण वातावरण से सतर्क रहते थे। कारण ये था कि सहमत कभी आगे नहीं आती थी। सभी लोग, खासकर औरतें, अपनी नए पड़ोसन के प्रभाव का महत्व समझ गई थी। वे उसकी विनम्रता, सौंदर्य और उसकी मदद करने के स्वभाव की इज्जत करती थी। वो आसपास के बाजार, रिहायशी घरों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूल वगैरह में अचानक चली जाती तो उसके बाद निश्चित रूप से स्थानीय अफसर भागते हुए वहां जाते, ताकि अगर कोई गलती या समस्या हो तो उसे तुरंत दुरुस्त कर दे। अधिकांश औरतें इसीलिए भी उसकी ऋणी थी, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत पर रुपए भी देती थी और उसे कभी वापस नहीं लेती थी। ऊपर लगा तिरंगा फिर उड़ने लगा और समर को यादों के गलियारों में ले जाकर उसे अपनी माँ का गौरवपूर्ण अतीत याद करने में उसकी मदद करने लगा। वे चीज़ें जो उसने सीधी माँ से जानी थी और वे जो दूसरों से सुनी थी, सब लौट रही थी। अब वो एक जासूस के रूप में उसके चमकदार जीवन की कड़ियाँ जोड़ सकता था। सहमत दशकों से कश्मीर घाटी में बसे सफल और रईस कश्मीरी व्यवसायी हिदायत खान और तेजस्वरी सिंह की एकमात्र संतान थी। तेजस्वरी, जिसे प्यार से तेज कहकर बुलाया जाता था, दिल्ली के एक रईस पंजाबी हिंदू परिवार से थी। हिदायत और तेज को तब एक दूसरे से प्यार हो गया था जब तेज श्रीनगर घूमने गई थी। सर्दियों की एक ठंडी दोपहर को तेज हिमालय के इस स्वर्ग के शांत परिवेश में घूम रही थी और अंत प्रेरणा से
पश्मीना शॉल बेचने वाले एक बुटीक में घुस गई थी। उनके डिज़ाइन इतने खूबसूरत थे कि उन्होंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो दुकान में प्रदर्शित बहुत सारे शॉल देखने में व्यस्त हो गई। तेज सोच रही थी कि वो अपनी दिल्ली वाली सहेलियों के लिए कौन से शॉल ले जाए कि तभी पीछे से आई एक मोहक आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? पीछे मुड़कर तेज ने खुद को एक अजनबी की हल्की भूरी आंखों में झांकते पाया। 6 फुट से भी 1-2 इंच ज़्यादा लंबा एक व्यक्ति हल्के हरे रंग का पठानी सूट पहने खड़ा था। वो उसके खुलेपन और सादगी से प्रभावित हो गई। मुस्कुराते हुए तेज ने उससे दुकान में प्रदर्शित शॉलों के बारे में पूछा। जिस सहजता और अधिकार से वो दुकान में चल फिर रहा था, उससे तेज को यकीन हो गया कि वो ज़रूर इस विशालकाय दुकान का मालिक था। कुछ बारीक बुनाई के पश्मीना शॉल चुनने के बाद तेज बिल का भुगतान करने के लिए कैश काउंटर की तरफ चल दी। मैम, क्या आप कश्मीर पहली बार आई है? उसने नरम आवाज़ में पूछा। वो जवाब देने के लिए रुकी। नहीं, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ आकर मुझे हमेशा शांति और खुशी मिलती है, तेज ने जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। उसकी गहरी आवाज़ और सुनने की इच्छा से तेज उसे अपनी छुट्टियों और घाटी के प्रति अपने प्यार के बारे में बताती रही। उन दोनों के बीच बातचीत सहज रूप से चलती रही। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। वो बोला, मैं हिदायत हूँ और मैं तेजेश्वरी। मेरे दोस्त मुझे तेज कहते हैं। उसने झट से पूछा, क्या मैं आपको तेज बुला सकता हूँ? तेज शॉलों का पैकेट पकड़े हुए कैश काउंटर की तरफ जाते हुए बोली, ज़रूर। फिर उसने बिल पर नज़र डाली, फिर उसे दोबारा देखकर हिदायत की तरफ सवालिया नज़र से देखा। दोस्तों से लाभ नहीं कमा सकते ना, इसीलिए छूट दी है। मुस्कुराते हुए तेज ने झिझकते हुए पैसे चुकाए, अपने मेज़बान को शुक्रिया कहा और दुकान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर जाते वक्त उसका दिल एक हल्की गर्माहट से भर उठा। अपने अंदर की गहराइयों में उसे ताज्जुब हो रहा था कि पूरी तरह से अजनबी आदमी से हुई एक छोटी सी मुलाकात उसमें इतनी तीव्र भावनाएं कैसे जगा सकी। तेज ने डूबते दिल से महसूस किया कि हो सकता है उसे देखने या उसकी मोहक आवाज़ सुनने का ये आखिरी मौका हो। हिदायत अपनी दुकान के दरवाजे पर भौचक्का खड़ा था। वो खुद को रोक नहीं सका। दरवाजे पर लगी घंटियों की सुरीली आवाज़ के बीच उसने उसे फिर से पुकारा। क्या हम शाम को मिल सकते हैं? मैं आपको कुछ अच्छी दुकानों पर ले जा सकता हूँ, जहाँ से आप अपने घर ले जाने के लिए कुछ यादगार चीज़ें खरीद सकती है। तेज को अपनी आवाज़ गले में फंसती सी लगी। तो ये उससे आखिरी मुलाकात नहीं थी। उसने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। वो वहाँ से चली तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल में उससे फिर मिलने की इच्छा के साथ एक अजीब सी उत्तेजना थी। वो थोड़ी दूर चली, फिर रुकी और बुटीक की तरफ मुड़कर देखा तो हिदायत अभी तक वहाँ खड़ा था। उसे पलट कर देखने पर उसने हाथ हिलाया। तेज ने जवाब में अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। जब वो अपने होटल में घुसी तब भी दरवाजे पर लगी घंटियों की सुरीली आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उस शाम हिदायत ने अपनी दुकान के वही खाते मिलाने और दरवाजे बंद करने जैसे रोज़मर्रा के काम फटाफट निपटा दिए। सूर्य अस्त से काफ़ी पहले वो होटल पहुंच गया और देखा तेज होटल की शानदार लॉबी में बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी। उसे होटल में देखकर तेज को हैरानी हुई जो उसके चेहरे से पता चल रही थी। यह समझते हुए कि उसके माता पिता एक अजनबी के साथ अपनी बेटी का घूमने जाना पसंद नहीं करेंगे, उसने जल्दी से उसके पास आकर इंतज़ार करने के लिए कहा ताकि वो अपने माता पिता को उसके साथ बाज़ार का एक छोटा चक्कर लगाने के लिए राज़ी कर सके।
वैसा ही हुआ। वो कुछ ही देर में लॉबी में लौट आई। उसके चेहरे पर हल्की लाली छाई थी। दोनों धीरे धीरे बाजार की तरफ चल दिए। घूमने आए हुए लोगों से बचते बचाते वे झील का चक्कर लगाने लगे। बहुत बार स्थानीय लोग उनकी धीमी चाल को भी रोककर हिदायत से दुआ सलाम करने लगते थे। कुछ लोग उन्हें रोककर व्यवसाय में पैसा लगाने या निजी मामलों में सलाह भी मांगने लगते थे। तेज को ये अजीब लग रहा था। न सिर्फ उसकी अपनी उम्र के लोग बल्कि उससे बड़ी उम्र वाले भी उस जैसे युवा से मशविरा करना चाहते थे। उनके रुख से तेज को लग रहा था कि हिदायत को शहर के लोगों से इज्जत ही नहीं प्यार भी मिल रहा था। शुरू में वे इधर उधर की बातें करते रहे, पर फिर हर बीतते पल के साथ वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा सहज होते गए और उनकी बीच की झिझक गायब हो गई। सूरज डूबने को था और ये समझ कि उसे जल्दी ही होटल लौटना पड़ेगा, तेज ने कुछ स्कार्फ खरीदे, पैसे चुकाए और वापस चल दिए। साथ बिताए गए उस थोड़े से समय में उन्होंने बातचीत से कहीं ज़्यादा लिया दिया था। तेज की आंखों में देखकर हिदायत को महसूस हुआ था कि वो उससे उदासीन नहीं थी। उसका दिल उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बेचैन था, पर वो उसे डराना नहीं चाहता था। क्या वो उसे ये बताने की हिम्मत कर पाएगा कि सुबह दुकान में आते ही उसने उसके दिल पर अधिकार कर लिया था? वो उसकी बात सुनकर डर तो नहीं जाएगी? क्या होगा अगर वो उसे पसंद ना करे तो? बातों में डूबे होने की वजह से वे ये नहीं जान पाए कि वे काफ़ी दूर चले आए थे और बाजार पीछे छूट गया था। इस वक्त वे मशहूर डल झील के दूसरे छोर पर थे, जो दुकानों की हलचल से दूर सुखद और शांत था। आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भरा हुआ था। झील के चारों तरफ खड़े पेड़ उस खूबसूरती की गवाह थे और उनके पीछे पहाड़ियाँ फैली हुई थी। हवा की ठंडक आसपास वातावरण में रोमांस भर रही थी। तेज कई बार कश्मीर आ चुकी थी, पर इस बार लग रहा था जैसे हिदायत ने झील को किसी शायर के रोमांटिक शायरी में तब्दील कर दिया था। जब वे अलग हुए तो उन्हें लगा जैसे वे पीछे कुछ छोड़ जा रहे हों। उस रात सोने की तैयारी करते वक्त तेज मन ही मन दिन भर की सारी घटनाओं को दोहराती रही। उसे महसूस हुआ कि वो हिदायत से एक बहुत ख़ास स्तर पर जुड़ चुकी थी। अभी अभी शुरू हुई दोस्ती को खोने ना देने की इच्छा से उसने तय किया कि वो अपने माता पिता को छुट्टियां बढ़ाने के लिए मनाएगी। अगली सुबह तेज ने नाश्ते के वक्त अपने पिता को घाटी में कुछ दिन और रुकने के लिए राजी कर लिया। अपने आप से संतुष्ट होकर वो होटल से निकलकर हिदायत की दुकान की तरफ जाने लगी, जैसा कि उन्होंने पिछले दिन तय किया था। वो मुलाकात लुक छिप कर मिलने की श्रृंखला में पहली थी। जब तेज की छुट्टियां ख़त्म होने को हुई तो उन्होंने अपने पत्तों का अदला बदली की और हिदायत ने वादा किया कि वो उससे मिलने दिल्ली आएगा। उन्हें अलग रहना मुश्किल लग रहा था। तेज को जब हिदायत की चिट्ठी मिली जिसमें उसने अपने राजधानी आने की खबर दी थी तो वो खुशी से झूम उठी और उसके आने के दिन गिनने लगी। जल्दी ही वो दिन आ गया जब उनकी मुलाकात हुई। तब से वो रोज़ मिलते और घंटों बातें करते। हिदायत अपने कारोबार की बातें बताता और दिल्ली की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से कश्मीर की शांत सरल ज़िंदगी की तुलना करता। जब वो वापस घाटी लौटी तो उसका अपनी प्रेमिका से जुड़ाव मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे को खत लिखते जिनमें ऊपरी तौर पर मौसम और दूसरी गैर ज़रूरी बातें होती थी, लेकिन दोनों ही उन लिखे हुए शब्दों के बीच अनलिखे शब्द पढ़ने और उसका अर्थ निकालने की कोशिश किया करते। अगली गर्मियों में फिर दिल्ली को जला डालने वाली गर्मी से बचने के लिए तेज और उसकी माताजी कश्मीर चले गए। इस बार तेज और हिदायत ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताया और अपने सपने एवं उम्मीदें साझा की। उन्हें एक दूसरे को जानते हुए साल भर से ऊपर हो गया था।
उनके बीच शब्द और भावनाएं अनायास बहती थी, पर दोनों उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप थे, क्योंकि वे ये पूरी तरह नहीं जानते थे कि दूसरे की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। युवा जोड़ों के लिए कश्मीर रंगों और चिड़ियों के संगीत से जीवंत था। हिदायत भी, जिसने कि अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी वही बिताई थी, कश्मीर को एक कवि की निगाहों से देखते हुए सहराने लगा। दिन तेजी से बीत रहे थे। उसे लगा कि जल्दी ही उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए उसके लौटने से एक हफ्ता पहले हिदायत उस डल झील पर नौका विहार के लिए ले गया। नाव चलाते चलाते वो सही शब्द के चुनाव में घबरा रहा था। उसने तेज की तरफ देखा। वो हिदायत के मन की भावनाओं से बेखबर नज़ारों को प्रशंसा भरी निगाहों से निहार रही थी। तुम इस जगह से प्यार करती हो ना? उसने पूछा। तेज ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और बोली, अफसोस की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। वो बोला, हमेशा के लिए यहाँ रहना कैसा लगेगा? तेज ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। हिदायत ने फौरन जवाब नहीं दिया। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैं चाहता हूँ तुम यहीं रुक जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे बीच का जुड़ाव पूरे जीवन बना रहे। तेज, पिछले साल जिस दिन तुम मेरी दुकान में आई थी, मैं उसी दिन से तुम्हें चाहता हूँ। कृपया मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? तेज समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसकी आंखें नाव के तली के तख्ते पर जम गई थी और वो स्तब्ध रह गई थी। हिदायत तत्काल पछताने लगा। उसे लगा काश उसने वो सब नहीं कहा होता। घबरा कर वो फिर कहने लगा, क्या मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो गई हो? कृपया करके गुस्सा मत होना। बात असल में ये है कि मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मेरा गलत इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेज ने उसकी आंखों में देखा। अपनी अंदर की गहराइयों में वो भी उस आकर्षण को महसूस कर रही थी और इस बात से खुश थी कि आखिर उसने भावनाएं जाहिर कर ही दी। अपना गला साफ करते हुए वो फुसफुसाई, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और शर्मीली मुस्कान से भर गया। खुद को खुशी से उछलने से रोकने के लिए हिदायत को अपने ऊपर बहुत काबू करना पड़ा। इसके बजाय उसने खुशी और राहत के भावों से ओत-प्रोत होकर तेज की तरफ देखा और उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए बोला, तेज, मेरे दिल को इतने प्यार से भरने के लिए शुक्रिया। बदले में तेज सिर्फ मुस्कुरा दी। अब वो फिक्रमंद भी हो गई थी। माता पिता की इकलौती औलाद होने की वजह से उन्होंने उसे बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी और वे उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी तलाश रहे थे। वो जानती थी कि किस तरह उसके माता पिता केवल पंजाबी समुदाय से लड़का ढूंढने में लगे थे और इधर वो एक मुस्लिम लड़के से मेलजोल बढ़ा रही थी, वो भी उपद्रवग्रस्त कश्मीर जैसे प्रदेश से। तेज के मन में चलते द्वंद्व से अनजान हिदायत सहजता से शिकारा चला रहा था। पहले कभी उसे नाव की सवारी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। उसकी पतवार हर बार पानी को एक सही कोण से काटती हुई नाव को आगे बढ़ा रही थी। लकड़ी की पतवार से उठी पानी की बूंद वापस झील में ही गिरती जा रही थी। तेज के सामने बैठे हुए उसके लिए उसके सुंदर चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल था। वो तब तक बार बार यही कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब तक कि तेज ने भी हिम्मत जुटाकर अपने भावनाओं को भी कबूल नहीं कर लिया। उनका प्रेम बढ़ता गया और अपने परिवारों की अनिच्छा के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। दोनों तरफ के बहिष्कार का बहादुरी से सामना करते हुए युवा जोड़ों ने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर दी। 2 साल बाद सहमत पैदा हुई, जिसने पहले से संतुष्ट घर को बेहद हंसी खुशी और गर्मजोशी से भर दिया था। विरोधी संस्कृतियों के बीच हुए अपने विवाह की वजह से उठी भौहें से सहज, तेज और हिदायत ने अपनी बेटी की
पालन पोषण में बहुत मेहनत की। उन्होंने उसे धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ सिखाया और समझाया। पढ़े लिखे और समझदार होने की वजह से हिदायत और तेज ने खुद को व्यर्थ के धार्मिक प्रभाव और आदेशों से दूर रखा। दोनों में से किसी ने अपनी बेटी पर कोई धर्म नहीं थोपा, बल्कि उन्होंने उससे सभी धर्मों को जानने, समझने और मानवता, ईमानदारी, देशभक्ति और गौरव की महत्व देने के लिए प्रोत्साहित किया। सहमत अपने माता पिता को दो अलग धर्मों का पालन करने के बावजूद एक छत के नीचे पूरी तरह प्रेम पूर्वक जीते देखते हुए बड़ी हुई। दोनों में से किसी ने भी दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का चुनाव पर कोई बंदिश नहीं लगाई। प्रार्थना और ध्यान के लिए नियत कमरे में मक्का की तस्वीरें के अलावा हिंदू देवी देवताओं के अन्य सूफी संतों के चित्र भी थे। सहमत मीराबाई के भजनों से विशेष रूप से मुग्ध थी और अक्सर माँ के साथ उन्हें गाया करती थी। भगवान एक है, उसके माता पिता बार बार उसे बताया करते, और वो ऐसा कोई नहीं है जिससे महज कुरान या गीता हाथ में पकड़कर या माथे पर तिलक लगाकर बुलाया जा सकता हो। उसका कोई पूर्व परिभाषित आकार नहीं है और वो तुम्हारे भीतर ही रहता है। वो सर्वव्यापी है और केवल पवित्र हृदय और मन से ही देखा जा सकता है। तब उसे ये नहीं पता था कि यही मूल्य उसे अपने देश की एक अत्यंत सम्मानित और विश्वस्त नागरिक बना देंगे। सहमत अपने पिता से बहुत प्रभावित थी। हिदायत की उदारता और सकारात्मक सोच श्रीनगर में प्रसिद्ध थी। अपने वतन भारत के प्रति अमिट प्रेम उसके पिता की एक ऐसी खासियत थी जो उसे न सिर्फ भाती थी बल्कि जिसका वो अनुकरण भी करना चाहती थी। पिता पुत्री लंबे ऊंचे चिनार के पेड़ों के बीच लंबी सैर के लिए जाया करते थे। समय बिताने का ये तरीका उन्हें बहुत प्रिय था। घाटी के संकरी सड़कों पर चलते हुए उसके पिता उसे देशभक्ति, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया करते, जिसे वह बड़े ध्यान से सुना करती। ऐसा ही एक सैर के दौरान हिदायत पूरी तन्मयता से बेटी को सीख देते देते अचानक चुप हो गया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर भावुक आवाज़ में बोला, सहमत, हम जो कुछ भी हैं वो अपनी मातृभूमि की वजह से हैं, जिसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके प्रति बेवफाई से बढ़कर शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैं यही पैदा हुआ था और इस मिट्टी के लिए अपना फ़र्ज़ मुझे अच्छी तरह निभाना चाहिए। जब मैं इस मिट्टी में मिलूँगा तब मेरी चेतना को ये गर्व होना चाहिए कि मैंने एक ईमानदार, वफादार और नमक हलाल जीवन जिया। उस शाम सहमत ने हिदायत का एक अलग ही रूप देखा। उसे उसमें एक ऐसा आदमी नजर आया जो उसकी कल्पना से भी अधिक जोशीले और भाव और धरती के किसी भी धर्म से ज़्यादा मानवता के प्रति आदर रखता था। जिंदगी में पहली बार उसने जाना कि पिता के लिए वतन का क्या अर्थ रखता था। आने वाले सालों में यही दृष्टि उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। जैसे जैसे सहमत बड़ी हुई उसने हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव कम करने और दोनों संप्रदायों के बीच सामंजस्य लाने में अपने पिता की भूमिका के बारे में जाना। लड़ाई झगड़े और विवाद सुलझाने में हिदायत का फैसला आखिरी होता था और वे हमेशा ज़रूरतमंदों की आर्थिक मदद भी किया करते थे। बहुत से कश्मीरी पंडित सहमत को उन घटनाओं के बारे में बताते थे जब हिदायत के बीच बचाव ने दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच पुल का काम किया था। उसके बाद उच्चतर शिक्षा सहमत को घाटी से दूर दिल्ली ले गई, जहां उसने स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ खाली वक्त में वायलिन बजाना और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी सीखा। छुट्टियों में जब वो कश्मीर लौटती तब उसे अपने पिता की दोनों संप्रदाय के बीच सामयिक हस्तक्षेप का समझौता करवाने और घाटी में शांति तथा सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की और कहानियाँ मुग्ध करती। हर बार कश्मीर लौटने पर सहमत को ऐसी कहानियों की गिनती बढ़ी हुई मिलती। इस बीच हिदायत की एक ईमानदार और सीधे सच्चे व्यवसायी के रूप में
प्रतिष्ठा और साख दूर दूर तक फैल गई। वो उस क्षेत्र की अलग तरह की ही हस्ती था। उसकी उदारता और साहस के किस्सों ने उसे और उसके व्यवसाय को कटीले तारों के पार तक फैला दिया था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान कहलाता था। हिदायत लगातार काम के सिलसिले में वहाँ जाता रहता था। वहाँ भी उसके दोस्तों की संख्या, संपर्क और व्यवसाय बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कि दूर भारत की राजधानी दिल्ली के एक दफ्तर में उसकी हर गतिविधि को बारीकी से जांचा जा रहा था। ये शानदार दफ्तर था भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का। उसके कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसके पास आए और पाकिस्तान में एक सूचना इकट्ठा करने का नेटवर्क स्थापित करने में उसकी मदद मांगी। अपने व्यापक नेटवर्क के अलावा हिदायत के अपने देश के प्रति अकुत प्यार और निष्ठा ने उसे इस मकसद के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया था। सीमा के पार उसके समृद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनके कामों के लिए सही आवरण बन सकते थे। हिदायत इस प्रस्ताव पर फौरन राजी हो गया, बावजूद इसके कि उससे इसके खतरे से आगाह कर दिया गया था। बल्कि उसने एक कदम और आगे बढ़कर सूचना इकट्ठा करने के नए नए विचार सुझाए। उसका माल, खासकर शराब, उस पार भेजी जाती थी क्योंकि पाकिस्तान में नशाबंदी थी। उसने हर लादान में माल कम करके चक्कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ताकि सीमा पार से सूचना प्राप्त करने का अंतराल कम करने में मदद मिल सके। अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता का इस्तेमाल कर उसने बड़ी मेहनत से लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के शहरों में अपना नेटवर्क फैलाया। साथ ही उसने पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारियों तक भी राह बनाई। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान हिदायत का नेटवर्क सूचना एकत्र करने का मुख्य स्रोत बन गया था। उस समय की साधारण संचार प्रणालियों के बावजूद उसकी विशिष्ट टीम ने नए नए तरीके अपनाकर बड़ी मात्रा में गोपनीय दस्तावेज हाथों हाथ भारत भेजे और इस तरह सैकड़ों भारतीय जवानों की जिंदगियां बचाई। इस युद्ध में जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना के हाथों शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, वहीं हिदायत ने अपनी प्रशंसनीय सेवाओं से भारत सरकार का दिल और विश्वास जीत लिया। ताज्जुब की बात यह रही कि वो सीमा पार भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखा और हार के बावजूद पाकिस्तान सरकार को उसके भारत से मिली होने का शक नहीं हुआ। बढ़ती ताकत के साथ उसने अपने व्यवसाय के सिलसिले को और बढ़ाया, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करके और पाकिस्तान सेना के जनरलों को मुफ्त शराब देकर वो सेना के कैंपों में सेंध लगाता गया। सीमा पार की नशाबंदी ने उसका लाभ ही नहीं बल्कि व्यवसाय भी बढ़ाया। परंतु 1969 की शुरुआत खान दंपत्ति के लिए एक बड़ा आघात लेकर आई। एक रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हिदायत की गर्दन की गांठ कैंसर युक्त पाई गई। आगे की जांच और परीक्षण से पता चला कि उस घातक बीमारी का शिकंजा बेकाबू हो चुका था। तेज ये खबर पाकर टूट गई, पर हिदायत इससे विचलित और उदासीन नजर आया। उसका मन कहीं और लगा था। सीमा पार सेना शिविर में गड़बड़ पनप रही थी। हिदायत को लगातार ऐसी खबरें मिल रही थी जो पुष्टि कर रही थी कि उधर वाले मुकाबले की योजना बना रहे हैं। वो तेज के सामने अपनी नाखुशी जाहिर करता रहता था कि उसकी बीमारी कितने खराब वक्त पर आई है। तेज बहुत डटी हुई थी कि हिदायत अपनी गिरती सेहत पर ध्यान देने के बजाय अपनी सारी ताकत और कोशिशें डेटा इकट्ठा करने और भारतीय खुफिया अफसरों को भेजने में लगा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान तब तक पाकिस्तान के लिए एक दुखती रग बन चुका था। निहित स्वार्थ के चलते गुमराह सिपाही सालारों के उकसाने पाकिस्तानी नेतृत्व ने सूबे के गड़बड़ी फैलाने का आरोप भारत पर लगाया। तेज को नई गतिविधि की जानकारी रहती थी और कई बार उसने खुद ज़रूरी सूचनाएं नई दिल्ली भेजी थी, पर अपनी बीमारी के प्रति उसके पति की उदासीनता उसे साल रही थी। डॉक्टरी इलाज की कोई कोशिश किए बिना हिदायत को खो देने का विचार उसके मन पर भारी बोझ बना हुआ था।
इसके अलावा पति को बेहद दर्द में देखना उसकी हिम्मत तोड़ रहा था। आखिर तेज ने हिम्मत बटोर कर दिल्ली में एक परिचित से संपर्क साधा। सरकारी मशीनरी तेज से चलने लगी। 24 घंटे बाद जब हिदायत नमाज पढ़कर अपने बुलुत की लकड़ी की चौखट वाले स्टडी रूम में आया तो उसने देखा कि 2 साफ सुथरी पोशाक वाले अधिकारी उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों आदमी भारतीय खुफिया विभाग के उच्च अधिकारी थे। बहुत सालों से उनके साथ काम करते रहने की वजह से हिदायत उन्हें अच्छी तरह जानता था। फिर भी उनके आने से वो चकित था। मानव चौधरी, जिसका कोड नेम मीर था, रो का प्रमुख था, एक दशक पहले वही हिदायत के पास पाकिस्तान में वहाँ की सूचना जुटाने के लिए नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आया था। दोनों आदमी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा प्रशंसक और आदर के पात्र थे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि चुप्पी को कैसा तोड़ा जाए। आखिर मीर ने खामोशी को तोड़ा। वो हिदायत के पास गया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पुराने दोस्त की तरफ देखने लगा। उनके आने के वजह का अंदाज़ा लगाते हुए और अनकहे शब्दों को समझते हुए हिदायत ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो जान गया उसने जो किया था। तेज के चेहरे पर हल्का सा अपराध बोध झलका। अपनी भावना पर काबू करने की कोशिश के बावजूद मीर के आवाज़ में कपकपी सी आ गई। हिदायत एक संपर्क सूत्र ही नहीं था बल्कि इज्जतदार आदमी और प्यारा दोस्त भी था। हमने अमेरिका के डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट्स ले लिया है, हिदायत मीर ने कहना शुरू किया। वे तुम्हारा इलाज करेंगे। और हिदायत ने नरम लेकिन धीरे आवाज़ में उसकी बात बीच में ही काट दी। मीर, मैं जानता हूँ कि मेरा इस बीमारी से बचना मुमकिन नहीं है और तुम ये भी जानते हो कि इस समय हमारे बात करते करते भी एक बड़ी विपत्ति हमारे देश की तरफ चली आ रही है। हिदायत ने मीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और खिड़की के पास जाकर दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा किया। कमरे में मौजूद तीनों व्यक्तियों ने उस दिशा में देखा। हिदायत की नज़र राष्ट्रध्वज पर थी जो उसके सुंदर बगीचे में हवा के हल्के झोंकों से फहरा रहा था। मीर, तुम उस खूबसूरत तिरंगे को देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि जब मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो मैं ऊंचा फहराता देखूं। मैंने अपनी माँ के जितना अच्छी सेवा कर सकता था की है।